चलिए आज समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। एक ऐसी दुनिया में जो हजारों साल पहले तो थी, लेकिन जिसके निशान आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। एक जबरदस्त एडवांस समाज, जिनकी प्लानिंग, जिनकी टेक्नोलॉजी और जिनके अचानक गायब हो जाने का राज आज भी एक बहुत बड़ी पहेली है। यही तो वो सवाल है जिसने बड़े बड़े इतिहासकारों और आर्कियोलॉजिस्ट्स को दशकों से परेशान कर रखा है। ये सिर्फ कुछ पुरानी ईंटों और खंडहरों की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक महान सभ्यता के उठने और फिर एक रहस्यमयी तरीके से खो जाने की दास्तान है। तो आइए मेरे साथ इस प्राचीन पहेली की एक एक कड़ी को जोड़ने की कोशिश करते हैं। हम देखेंगे कि आखिर इस सभ्यता की खोज हुई कैसे, ये कितनी बड़ी और फैली हुई थी, इनके शहर कितने मॉडर्न थे, और सबसे बड़ा सवाल, इनका अंत कैसे हुआ। अच्छा, तो इस कहानी की शुरुआत ना किसी पुराने खंडर से नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है बहुत बाद में, 19वीं सदी में, और वो भी पूरी तरह से एक इत्तेफाक से। तो बात है 1850 के दशक की। कराची लाहौर रेलवे लाइन बिछाते हुए दो अंग्रेज इंजीनियर बर्टन ब्रदर्स को कुछ बहुत पुरानी पक्की ईंटें मिली। उन्होंने उन ईंटों को रेलवे ट्रैक में इस्तेमाल भी कर लिया, पर उस वक्त किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये कितनी बड़ी खोज है। असली कहानी तो शुरू हुई कई दशकों बाद, 1921 में, जब दयाराम साहनी ने हड़प्पा में खुदाई शुरू की। ठीक अगले ही साल 1922 में आर.डी. बनर्जी को मोहनजोदड़ो मिल गया, और तब जाकर 1924 में सर जॉन मार्शल ने पूरी दुनिया को बताया कि ये कोई छोटे मोटे गांव नहीं, बल्कि एक पूरी की पूरी महान सभ्यता के सबूत हैं, जो अब तक दुनिया की नजरों से छुपी हुई थीं। और हाँ, जब हम सभ्यता कहते हैं ना, तो किसी छोटे मोटे गांव या कस्बे की बात नहीं हो रही है। ये कांस्य युग का, मतलब ब्रॉन्ज एज का एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। इतना बड़ा कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। एक अंदाजे के मुताबिक सिंधु घाटी सभ्यता का इलाका करीब करीब 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला था। हाँ, आपने सही सुना, 20 लाख। आज के भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के एक बड़े हिस्से में ये लोग रहते थे। अच्छा, अब ये कितना बड़ा था, इसे समझने के लिए एक छोटा सा कंपैरिजन करते हैं। उस समय की दो और बहुत फेमस सिविलाइजेशंस थीं, मिस्र यानी इजिप्ट और मेसोपोटामिया। अगर हम इन दोनों के एरिया को मिला भी दें, तो भी इन दोनों को मिलाकर भी सिंधु घाटी सभ्यता का इलाका कहीं ज्यादा बड़ा था। मतलब ये वाकई में एक सुपर एम्पायर था। लेकिन बात सिर्फ साइज की नहीं है। इन लोगों की जो अर्बन प्लानिंग थी ना, अरे उसे देखकर तो आज के आर्किटेक्ट्स भी दंग रह जाएं। चलिए जरा इनके शहरों के अंदर झांककर देखते हैं। देखिए, इनके शहर ऐसे ही ऊटपटांग तरीके से नहीं बसे थे। सब कुछ प्लान किया हुआ था। सड़कें एकदम सीधी, एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटती थीं, जिसे आज हम ग्रिड पैटर्न कहते हैं। पूरे साम्राज्य में एक ही साइज की पक्की ईंटों का इस्तेमाल होता था, और इनका ड्रेनेज सिस्टम तो कमाल का था। कमाल की बात यह है कि नालियां ढकी होती थीं और उनमें सफाई के लिए मैनहोल भी बने थे। सोचिए, आज से 5000 साल पहले। ज्यादातर शहरों का जो लेआउट था, वो दो हिस्सों में बटा होता था। एक हिस्सा ऊंचाई पर होता था, जिसे दुर्ग या सिटाडेल कहते हैं, और ये किले जैसा मजबूत होता था। शायद यहां शहर के शासक या अमीर लोग रहते होंगे। और दूसरा हिस्सा था निचला शहर, जो ज्यादा बड़ा था, जहां आम लोग, व्यापारी और कारीगर रहते थे। ये बताता है कि उनका समाज कितना ऑर्गेनाइज्ड था। और ऐसा नहीं है कि सारे शहर एक जैसे थे। हर शहर की अपनी एक खास पहचान थी। जैसे मोहनजोदड़ो में मिला है ग्रेट बाथ, एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल जैसा स्ट्रक्चर, और बड़े बड़े अनाज के गोदाम। गुजरात के धोलावीरा में पानी को स्टोर करने की जबरदस्त टेक्नोलॉजी मिली है। लोथल में तो पूरी की पूरी बंदरगाह यानी डॉकयार्ड ही मिल गई, जो इनके समुद्री व्यापार का पक्का सबूत है। और राजस्थान के कालीबंगा में दुनिया के सबसे पुराने जूते हुए खेत के निशान मिले हैं। तो सवाल उठता है कि ये लोग जीते कैसे थे? मतलब इनकी इकॉनमी का बेस क्या था? चलिए अब जानते हैं कि इन लोगों की रोज की जिंदगी कैसी थी, ये व्यापार कैसे करते थे और इनका हुनर कैसा था। इनकी अर्थव्यवस्था का आधार था खेती और पशुपालन। ये लोग गेहूं, जौ, राई, मटर जैसी फसलें उगाते थे। और सबसे बड़ी बात, ये माना जाता है कि दुनिया में सबसे पहले कॉटन यानी कपास यहीं उगाया गया था। इसके अलावा ये लोग मिट्टी के बर्तन बनाने में, खूबसूरत मनके बनाने में और कांसे यानी ब्रॉन्ज के औजार बनाने में बहुत माहिर थे। और इनका ट्रेड नेटवर्क सिर्फ आसपास नहीं, बल्कि दूर दराज मेसोपोटामिया तक फैला हुआ था, जिसे वो लोग शायद मेलुहा के नाम से जानते थे। और ये जो भी व्यापार करते थे ना, वो बड़ा सिस्टमैटिक था।
इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि इनके जो वजन करने के बाट होते थे वो पूरे साम्राज्य में एक जैसे थे, और ये अक्सर 16 के मल्टीपल में होते थे, जैसे 1, 2, 4, 8, 16, 32। ये बताता है कि इनका ट्रेड सिस्टम कितना रेगुलेटेड था। लेकिन यहां एक बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने आती है। इतनी बड़ी, इतनी फैली हुई और ऑर्गेनाइज्ड सभ्यता होने के बावजूद भी यहां से आज तक कोई सिक्का, कोई करेंसी नहीं मिली है। ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी इकोनॉमी चीजों के लेन देन पर चलती थी, जिसे हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। शायद वो अपनी मोहरों को व्यापार में पहचान के तौर पर इस्तेमाल करते थे, पैसों के तौर पर नहीं। अच्छा, व्यापार और शहरों की बात तो हो गई। अब जरा इनके कल्चर, इनकी आर्ट और धर्म को समझने की कोशिश करते हैं, उन चीजों से जो ये अपने पीछे छोड़ गए हैं। इनकी कला का सबसे शानदार नमूना है इनकी मोहरें यानी सील्स। 2000 से ज्यादा मिली हैं, जिन पर जानवरों की बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें हैं। टेराकोटा यानी पकी हुई मिट्टी से बनी मातृ देवी की कई मूर्तियां मिली हैं, जिससे लगता है कि वो शायद प्रकृति की पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो से मिली कांस्य की डांसिंग गर्ल की मूर्ति तो वर्ल्ड फेमस है। ये ना सिर्फ उनके मेटल वर्क का कमाल दिखाती है, बल्कि ये भी बताती है कि उस समाज में आर्ट और कल्चर की कितनी अहमियत थी। और प्रीस्ट किंग का स्टैचू अपनी डिजाइनर शॉल के साथ ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ा लीडर या कोई धर्मगुरु हो। पर इन सब चीजों में, मोहरों पर, बर्तनों पर एक चीज कॉमन है, और वो है एक रहस्यमयी लिखाई। कुछ निशान, कुछ सिंबल जो हर जगह मिलते हैं, पर आज तक कोई भी इन्हें डिकोड नहीं कर पाया है, कोई पढ़ नहीं पाया है। यह सभ्यता का सबसे बड़ा रहस्य है। जरा सोचिए, अगर किसी दिन हम इसे पढ़ पाएं तो इस सभ्यता के कितने ही राज हमारे सामने आ जाएंगे। और अब आते हैं हम सबसे बड़े, सबसे मुश्किल सवाल पर। आखिर इतनी एडवांस्ड, इतनी बड़ी और कामयाब सभ्यता का हुआ क्या? ये लोग कहाँ चले गए? ये खत्म कैसे हो गई? देखिए, इसका कोई एक सीधा सा जवाब नहीं है। एक पुरानी थियरी थी आर्यन आक्रमण की, मतलब कि बाहर से आए लोगों ने हमला करके इन्हें खत्म कर दिया। पर अब ज्यादातर एक्सपर्ट इस बात को नहीं मानते, क्योंकि इसके पक्के सबूत नहीं मिले हैं। आज ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि इसका पतन धीरे धीरे हुआ, और इसके पीछे कई वजहें थीं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, मॉनसून का कमजोर पड़ना, नदियों का सूख जाना या उनका रास्ता बदल लेना, और शायद बड़े बड़े भूकंप या बाढ़ का आना। और अब तो हमारे पास साइंटिफिक सबूत भी हैं। हरियाणा के राखीगढ़ी में मिले कंकालों पर हुई लेटेस्ट डीएनए स्टडी ने इस आर्यन इन्वेजन वाली थ्योरी को लगभग पूरी तरह से नकार दिया है। इन स्टडीज से पता चलता है कि यहाँ की आबादी में एक कंटिन्यूटी थी, मतलब जो भी बदलाव आए वो किसी बड़े हमले की वजह से नहीं, बल्कि धीरे धीरे हुए माइग्रेशन और लोकल पॉपुलेशन के आपसी मेलजोल का नतीजा थे। तो आज की जो मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग है वो ये कहती है कि इस सभ्यता के खत्म होने की सबसे बड़ी वजह लगभग 50% क्लाइमेट और एनवायरनमेंट में हुए बदलाव थे। इसके अलावा समाज के अंदरूनी और आर्थिक कारणों ने भी इसमें भूमिका निभाई। मतलब कई चीजें एक साथ गलत हुईं और ये महान सभ्यता धीरे धीरे बिखर गई। ऐसा नहीं है कि लोग रातों रात गायब हो गए। हुआ ये कि उनके बड़े बड़े शहर उजड़ने लगे और लोग छोटे छोटे गांवों की तरफ चले गए। तो ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, कौन थे ये लोग? क्या सोचते थे? क्या भाषा बोलते थे? और सबसे बड़ा सवाल, अगर हम कभी इनकी लिपि को पढ़ पाएं तो क्या ये हमारे इतिहास को पूरी तरह से बदल कर रख देगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी इतिहास के पन्नों में कहीं दफन है।